नमस्कार। संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम क्लास जो आपका ईएफएम सब्जेक्ट था, ईएफएम पेपर सेकंड की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बुक का नाम था इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग वित्तीय प्रणाली। ठीक है, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम आपकी बुक है और ईएफएम का पेपर सेकंड है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 5 यूनिट जिसमें आपकी 5 यूनिट पूछी जाती है। 5 यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन आपसे करना होगा। पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपकी बुक का नाम है। इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर हो गया? तो देखिए, इसमें आप बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट में मैं टॉपिक करा रहा हूं आपको बैंक परिभाषा एवं कार्य। ठीक है, बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शन, ठीक है, बैंक परिभाषा या कार्य टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का, बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शन। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, आज हम देख रहे हैं, आप सभी ने बैंक के बारे में सुना है, सभी ने सुना। ठीक है, बैंक क्या क्या काम करते हैं आपको भी पता होगा। जैसे बैंक है ना, जमाई स्वीकार करता है, लोगों को ऋण देता है। क्लियर, जमाई स्वीकार में वो विभिन्न प्रकार के खाते खोलता है। देखिए, ये तो बैंकों के कार्य हो गए, लेकिन बैंक की परिभाषा बैंक किसे कहते हैं, बैंक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बैंक का अर्थ समझने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि बैंकों का उद्भव कैसे हुआ, बैंकों का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, बैंकों के उद्भव, तो हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, बैंक क्लियर होगी? बैंक क्लियर। अब इसकी बात करते हैं उद्गम। बैंक देखिए, उद्गम में 2 मत थे। बैंकों के उद्गम के लिए 2 मत प्रचलित थे, 2 मत थे। पहला मत, इधर आपका कौन सा? दूसरा। पहला मत और आपका कौन सा? दूसरा मत। क्लियर हो गई? पहला मत था आपका, जो पहला मत, देखिए 2 मत थे बैंकों के, पहला मत और एक आपका कौन सा था? दूसरा मत। कौन सा मत था? दूसरा मत। देखिए, पहले मत में पहला मत था इटालियन संघ,
इटालियन शब्द बैंको, बैंको, इटालियन शब्द बैंको। शाब्दिक अर्थ बेंचों पर बैठकर, बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से था। बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से। देखिए पहला मत हो गया। दूसरा मत, पहला मत, दूसरा मत जर्मन, जर्मन शब्द, जर्मन शब्द के पेन, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ था स्विफ्ट स्कंद को। स्विफ्ट स्कंद कोश से। देखिए यहाँ पर अपना देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएफ पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिट नंबर पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज। और मैंने यहाँ बताया कि बैंक परिभाषा एवं कार्य, बैंकों की परिभाषा एवं कार्य, बैंक परिभाषा एवं कार्य। तो देखिए पहले बात करते हैं हम उद्गम। तो बैंकों के उद्गम में दो मत थे, दो विचारधारा थी। पहला मत कि बैंक शब्द का कि जो उद्गम हुआ वो इटालियन शब्द बैंको से हुआ। किससे हुआ? बैंक शब्द का उद्गम इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुआ। और बैंको का शाब्दिक अर्थ लिया गया बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से था। क्लियर हो गई बात? ये पहला मत तो क्या हुआ? बैंक शब्द का उद्गम, बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से ली और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या माना गया? बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से। बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से, बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से था। दूसरा मत था, दूसरा मत जर्मन शब्द से। देखिए बैंक शब्द का उद्गम जर्मन शब्द के BANC के से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्विफ्ट स्कंद कोश। क्लियर? पर्याप्त मात्रा में अपने पास पैसा होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो ये तो हमने किसकी बात कर ली? उद्गम की बात कर ली। किसके उद्गम की बात? बैंक शब्द की उद्गम की बात। क्लियर हो गई बात? अब आगे चले। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो फिर बात आती है आगे, देखिए नोट। देखिए आधुनिक बैंकों का प्रारंभ। किसका प्रारंभ? आधुनिक बैंकों का प्रारंभ सन 1157 में इटली। देखिए यहां पर बात आ रही है कि आधुनिक बैंकों का प्रारंभ सन 1157 में इटली में बैंक ऑफ इटली में बैंक ऑफ वेनिस, इटली में बैंक ऑफ वेनिस, बैंक
ऑफ फाइनेंस की स्थापना से माना जाता है। देखिए बैंकों का, देखिए आधुनिक बैंक आए तो आधुनिक बैंकों का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? 1157 में। 1157 में कहां पर? इटली में। और बैंक क्या था आपका? बैंक था बैंक ऑफ वेनिस। कौन सा था? बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है, क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं हम बैंक का अर्थ व परिभाषा। क्लियर होगी बात? Meaning and definition of bank. Meaning and definition of bank. Meaning and definition of bank. देखिए बैंक का आशय उस संस्था से है। देखिए बैंक का अर्थ क्या होता है? क्लियर। बैंक का आशय उस संस्था से है जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है और जनता को ऋण के रूप में रुपया देती है, प्राप्त करती है। क्लियर होगा? और ऋण के रूप में देती है, तो वही क्या कहलाएगा? बैंक। या आप कह सकते हैं कि बैंक वे संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है। बैंक वे संस्थाएं हैं जो क्या है? धन का लेन देन करती है, अर्थात पैसा जमा करती है और ऋण के रूप में देती है, वही क्या कहलाएंगे? बैंक कहलाएंगे। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहां पर बैंक का आशय उस संस्था, बैंक का आशय उस संस्था से है, बैंक का आशय उस संस्था से है। क्लियर होगी? देखिए बैंक का आशय उस संस्था से है बैंक का आशय उस संस्था से है, बैंक का आशय उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में देती है, ऋण के रूप में देती है। देखिए यहां पर बात आई बैंक का आशय उस संस्था से, किससे? ऐसी संस्था से है। बैंक का आशय एक ऐसी संस्था से है, ठीक है, जो क्या करती है? जमाएं स्वीकार करती है, जो क्या करती है? जमाएं। बैंक का आशय उस संस्था से जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में देती है। एक तो ये हो गई डेफिनेशन। क्लियर हो गई बात? एक तो ये हो गई। दूसरी बात आती है यहाँ पर, दूसरी डेफिनेशन की बात करें अपन तो दूसरा आता है और, या आप कह सकते हो बैंक वे संस्थाएं हैं, बैंक वे संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है,
बताया है, देखिए बैंक का आशय उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में देती है। बैंक का आशय उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में देती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर, जैसे स्थायी जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत खाता, क्लियर है, तो विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर ये क्या करती है, जमाएं स्वीकार करती है। और हमें जब पैसों की जरूरत होती है तो वो हमें ऋण के रूप में विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध कराती है, जैसे कार लोन उपलब्ध करा दिया, हाउस लोन करवा दिया, तो फिर वो ऋण के रूप में हमें पैसा भी देती है, व्यक्तिगत ऋण, क्लियर है। तो विभिन्न प्रकार से वो क्या करती है, पैसा जमा करती है और हमें क्या कर देती है, ऋण के रूप में देती है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक आपका मैंने बता दिया कि बैंक किसे कहेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि बैंक का अर्थ क्या होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं बैंक की परिभाषा की, क्लियर है। तो बैंक की परिभाषा की जो गिलबर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, गिलबर्ट, देखिए यहां लिख देता हूं गिलबर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, गिलबर्ट के अनुसार, क्लियर होगी बात। इन्होंने कहा बैंक पूंजी या अधिक शुद्ध शब्दों में, बैंक पूंजी या अधिक शुद्ध शब्दों में, अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा। देखिए यहां का बैंक पूंजी या अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा, यह मुद्रा का व्यवसाय है, मुद्रा का व्यवसाय है। किसने कहा, ये गिलबर्ट ने कहा। देखिए गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी या अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का क्या है, व्यवसायी है। मुद्रा का क्या है, व्यवसायी है, यानी कि ये मुद्रा प्राप्त करता है और मुद्रा वापस भी देता है, इसलिए इनको क्या कहा, व्यवसायी कहा गया, क्योंकि मुद्रा को ये स्वीकार करता है और वापस ऋण के रूप में देता है। क्लियर हो गया। अब आप एक निष्कर्ष तो कह सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकला, देखिए निष्कर्ष, बैंक एक संस्था है जो अपने ग्राहकों को देखिए यहां क्या है, बैंक एक संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा यह साख का लेन देन करती है। मुद्रा साख का क्या करती है, लेन देन करती है। तो ये मैंने अर्थ और परिभाषा आपको बता दी, किससे संबंधित, बैंक से संबंधित। क्लियर हो गई बात, क्लियर है यहां तक। देखिए वापस बता रहा हूं, बैंक का अर्थ और परिभाषा। बैंक का आशय उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपए प्राप्त करती है। क्लियर, आप बैंक में जाते हो, पैसा जमा कराते हो और ऋण के रूप में देती है। अगर आपको कभी पैसों की जरूरत है तो आपका बैंक में खाता है और आपका अच्छा स्कोर है तो बैंक आपको विभिन्न प्रकार के ऋण भी उपलब्ध करा देता है। अब यहाँ या आप कह सकते हो, बैंक में संस्थाएं हैं, क्या है, वे संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है, आदान प्रदान करती है, स्वीकार करती है और वापस देती है। गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी या अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का क्या है, व्यवसाय है। गिलबर्ट ने व्यवसाय क्यों कहा, क्योंकि ये मुद्रा को स्वीकार करता है और हमें
वापस उपलब्ध ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। फिर है निष्पक्ष स्वरूप, कह सकते हैं आप बैंक एक संस्था है जो अपने ग्राहकों के मुद्रा व साख का लेन देन करती है, क्लियर होगी बात। अब आगे बात करते हैं बैंकों के कार्य। देखिए बैंकों के कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कार्य, या आप ये भी कह सकते हो आधुनिक बैंकों के कार्य। फंक्शंस ऑफ बैंक, क्लियर हो गया। देखिए आप ये भी बता सकते हो आधुनिक बैंकों के कार्य, या बैंकों के कार्य, क्लियर हो गई बात। इन कार्यों को 5 भागों में बांटा गया। देखिए प्राथमिक कार्य और इधर आ गया आपका साख निर्माण कार्य। कितने भागों में बांटा कार्यों को? बैंकों के कार्य, आधुनिक बैंकों के कार्य को 5 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक कार्य था, क्लियर। फिर एक साख निर्माण कार्य आ गया, अभिकर्ता संबंधी कार्य, अभिकर्ता संबंधी कार्य। कौन सा कार्य? अभिकर्ता संबंधी कार्य। तीसरा था सामान्य उपयोगी सेवाएं, क्लियर है। और आपका अंतिम देखिए चौथा था विदेशी व्यापार की, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। देखिए बैंकों के कार्य, आधुनिक बैंकों के कार्य को कितने भागों में बांटा गया? प्राथमिक कार्य 5 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? प्राथमिक कार्य। दूसरा कौन सा? अभिकर्ता संबंधी कार्य। तीसरा कौन सा है? सामान्य उपयोगी सेवाएं। चौथा है विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। और 5वां आपका है साख निर्माण कार्य। देखिए 5वां क्या है? साख निर्माण कार्य। चौथा क्या है? विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। तीसरा क्या है? सामान्य उपयोगी सेवाएं। दूसरा क्या है? अभिकर्ता संबंधी कार्य। और पहला क्या है? प्राथमिक कार्य। तो बैंकों के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। पहला कार्य क्या आया? पहला प्राथमिक कार्य। दूसरा देखिए पहला कार्य कौन सा हो गया? प्राथमिक कार्य। दूसरा कार्य कौन सा हो गया? अभिकर्ता संबंधी कार्य। तीसरा हो गया सामान्य उपयोगी सेवाएं। चौथा विदेशी व्यापार वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। और 5वां हो गया साख निर्माण कार्य। साख निर्माण कार्य। तो ये आपने कितने कार्य हो गए बैंकों के? 5 कार्य हो गए। क्लियर होगी बात? आगे चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहां पर प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। प्राथमिक कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं
प्राथमिक कार्य में दो कार्य को शामिल किया गया है। कितने कार्यों को शामिल किया है प्राथमिक कार्यों में? दो कार्य कौन से आ गए? देखिए प्राथमिक कार्य में दो कार्य। जमाएं स्वीकार करना पहला, जमाएं स्वीकार करना, जमाएं स्वीकार करना। और दूसरा ऋण या उधार देना, ऋण या उधार देना, ऋण या उधार देना। देखिए प्राथमिक कार्यों में दो कार्यों को शामिल किया है, जमाएं स्वीकार करना, ऋण या उधार देना। देखिए जमाएं स्वीकार किस प्रकार से, विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर आप क्या कर सकते हैं? जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। आपका पहला आता है स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता। कौन सा खाता है? बचत खाता। क्लियर हो गया? गृह बचत खाता, और अनिश्चितकालीन जमा खाता। ऋण के रूप में नगद साख, नगद साख। देखिए जमाएं स्वीकार स्थायी जमा खाता आएगा, यानी दूसरा चालू खाता, बचत खाता, गृह बचत खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता। ऋण में अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम, बैंक अधिविकर्ष। क्या चीज? बैंक अधिविकर्ष। मैं समझाऊंगा बैंक अधिविकर्ष क्या होता है। विनिमय विपत्रों की कटौती। किसकी कटौती? विनिमय विपत्रों की कटौती। देखिए यहां पर बात आ रही है, पहला कार्य था बैंक के कार्य को 5 भागों में बांटा गया था, और उसमें पहला कार्य था जमा प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक कार्य में भी दो कार्य किए जाते हैं बैंक द्वारा, एक तो जमाएं स्वीकार करना और दूसरा कौन सा? ऋण या उधार देना। बैंक द्वारा जमाएं, बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है। बैंक जनता से जमाएं अनेकों रूप में स्वीकार करता है, जैसे स्थायी जमा खाते के माध्यम से, क्लियर, चालू खाता खुलवाकर जमाएं स्वीकार करता है, बचत खाता खोलकर जमाएं स्वीकार करता है, एक गृह बचत खाता खोलकर और अनिश्चितकालीन जमा खाता खोलकर विभिन्न प्रकार की जमाएं बैंक क्या करता है? स्वीकार करता है। और इधर ऋण या उधार देना, बैंक जनता को विभिन्न प्रकार की ऋण या उधार की सुविधा देता है, नगद साख की, ऋण व अग्रिम की, बैंक अधिविकर्ष की, विनिमय विपत्रों की कटौती की। क्लियर हो गई बात? तो ये विभिन्न प्रकार के दो प्रकार के क्या हो गए? दो प्रकार के क्या प्राथमिक कार्य हो गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए स्थायी जमा खाते पर ब्याज की दर होती है वो ज्यादा होती है। चालू खाता जो भी व्यापारी वर्ग होता है उनके लिए चालू खाता खोला जाता है, करंट अकाउंट, और इस पर किसी भी प्रकार के ब्याज का प्रावधान नहीं होता। बचत खाता, इस पर ब्याज मिलता है छोटी छोटी वस्तुओं के लिए। गृह बचत खाता, गृह बचत खाते का मतलब होता है कि एक गुल्लक के तौर पर कुछ बैंक द्वारा दे दिया जाता है और आप उसमें छोटी छोटी रकम को उसमें इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा? गृह बचत खाता होगा। फिर आता है अनिश्चितकालीन जमा खाता। ऐसी अभी इस प्रकार की हमारे भारत में ऐसी सुविधा है नहीं है, विदेशों में अनिश्चितकालीन जमा खाता भी खोला जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ऋण या उधार देना, नगद साख, क्लियर, ऋण या
उधार विभिन्न प्रकार से दे सकता है, नगद साख दे सकता है, ऋण व अग्रिम की सुविधा दे सकता है। बैंक अधिविकर्ष, जानते हो बैंक अधिविकर्ष क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपके खाते में 5,000 रुपए जमा है और आपने उस खाते से कितने रुपए निकाल लिए? 10,000 रुपए निकाल लिए। कितने जमा है? 5,000 और आपने कितने विड्रॉल में लिए? 10,000। या अर्थात कहने का मतलब है कि बैंक के खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेना ही आपका क्या कहलाता है? बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है रे? बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका यहां पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि बैंक का अर्थ बता दिया, बैंक की परिभाषा लिखा दी और बैंक के कार्यों का चार्ट बना दिया। कार्य को कितने भागों बांटा? 5। प्राथमिक कार्य, अभिकर्ता संबंधी कार्य, सामान्य उपयोगी सेवाएं, विदेशी व्यापार एवं वित्त प्रबंधकीय व्यवस्था और आपका 5वां पॉइंट था साख निर्माण। क्लियर होगी? कार्य क्लियर? तो देखिए ये आज की क्लास